क्लास 11th का जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग उसका सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके पहले एक छोटी सी जानकारी हमें दे दें कि केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाए थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि दो एटम हैं वो कैसे एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड जो है हमारा केमिकल बॉन्ड होता है। और केमिकल बॉन्ड जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जिसको हम वैद्युत संयोजक बंध बोलते हैं, इसी को हम आयनिक बंध भी कहते हैं क्योंकि यह आयन के द्वारा बनते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है और जो पहला बॉन्ड था आयनिक बंध यानी जिसको हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं वह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते थे। तीसरा पॉइंट है उपसहसंयोजक बंध। तो जो उपसहसंयोजक बंध था वह एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन द्वारा बनते थे और उसमें एक बात की चर्चा हो रही थी, अष्टक नियम। तो अष्टक नियम जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, ऑक्टेट रूल में हम लोग ये पढ़े थे कि सभी तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? क्योंकि जो अक्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस जिसको हम नोबल गैस बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो उसके बाहरी कोश में 2 होता है। हीलियम को छोड़कर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन सबके बाहर 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी तत्व ये कोशिश करते हैं कि उनके बाहर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्थायी हो जाते हैं उनके कक्षक के इलेक्ट्रॉन। इसलिए सभी तत्व जो है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जैसा भी हो वो ग्रहण करके या त्याग करके जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि ऐसे कौन से यौगिक हैं कि जो अष्टक नियम का पालन करेंगे और ऐसे कौन से यौगिक हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करेंगे। तो एक सीधा सा उदाहरण हम दे दें, CH4, NH3 और वाटर यानी जल। ये सब यौगिक के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, SiCl4। तो ये सब ऑक्टेट रूल का पालन करेंगे और BF3, PCl5, एक और ले सकते हैं SF6। इसमें और बढ़ाना चाहते हैं तो एक और बढ़ा लीजिए BeCl2। ये जो सेकंड रो में लिखा है BeCl2, BF3, PCl5, SF6, ये सब कंपाउंड ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते हैं। और जो CH4, NH3, वाटर और SiCl4 ये हैं, ये ऑक्टेट रूल का पालन करेंगे। तो ये पालन करेंगे, ये वाले पालन नहीं करेंगे। ऐसा कैसे है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले हम CH4 का चेक करेंगे। तो कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। और हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब कार्बन क्या करेगा कि कार्बन के बाहर 4 है यानी दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 करने की कोशिश करेगा तो ये चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब देखिए 4 कार्बन के थे और 4 हाइड्रोजन के आ गए, इनके 8 हो गए तो इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? कार्बन के बाहर 4 थे और 4 इलेक्ट्रॉन उनको 4 हाइड्रोजन से मिल गया तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
और नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन के बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए नाइट्रोजन के बाहर 5 खुद थे, तो इन्होंने 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इनके 5 3 8 हो गए। और हाइड्रोजन ने भी नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इसलिए उनका भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया हमारा लुईस संरचना। अगर इसकी हम बंध संरचना बनाते हैं तो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे आपका CH4 है, तो ये आपके 4 हाइड्रोजन कार्बन से इस प्रकार जुड़ जाते हैं। तो ये तो ऑक्टेट नियम का यही रूल है कि सभी तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लेते हैं। तो अब क्या है कि जैसे CH4, NH3, वाटर ये सब पालन करेंगे, हमने पहले बताया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के बाहर 5 होते हैं, आप सबको मालूम है, और ये 3 हाइड्रोजन से एक एक लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। और यहाँ आप गिन भी सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, और ये जो 2 बचे हैं लोन पेयर, इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इनके कुल तो 8 हो गए, 5 थे 3 मिल गए। कार्बन में भी देखिए, कार्बन में 4 थे और 4 इनको हाइड्रोजन से मिल गया, तो ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से भी हम लोग और भी बनाएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब वाटर को हम बना के दिखाएंगे। वाटर में क्या है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऑक्सीजन के बाहर 6 है, तो ऑक्सीजन को टोटल 2 चाहिए 8 करने के लिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा। अब ये देखिए जो रेड कलर का जो हमने बनाया है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ऑक्सीजन का था, 2 हाइड्रोजन से मिल गया, और हाइड्रोजन ने भी इनके इलेक्ट्रॉन को ले लिया। और इसकी अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। तो देखिए एक लोन पेयर ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे है। अगर आपसे कोई पूछे वाटर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था 1, और एक ये 2, और एक ये और एक ये। अब आपसे कोई पूछे कि वाटर में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड बना दिए हों, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे, 4, 1 और 2 और 3 और 1 4। देखिए एक बंध के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, तो जितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतने हम 2 का गुणा कर देंगे। तो वाटर में 2 बॉन्ड हैं, तो 2 दूनी 4। तो वाटर में, वाटर पूरा लिख दीजिए यहाँ पे, कोई इतना। तो वाटर में अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए 4, और अगर वाटर में जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 2। तो इस प्रकार से जो है इनका इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, यहाँ हम लोग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर का मतलब जोड़ा हो जाएगा, तो यहाँ भी हमको 2 ही करना पड़ेगा क्योंकि पेयर की बात है। तो एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो वाटर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी 2 है और वाटर में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी 2 है। और ये हमारा ऑक्टेट को फॉलो करने वाला मॉलिक्यूल है। ऑक्टेट का क्यों फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि ऑक्सीजन के कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इनके थे और 2 इनको मिल गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम देखेंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी क्लोरीन बना दीजिए।
तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहर हो जाएंगे और एक यहाँ पे बना दीजिए, 7 बनाना है आपको, ये ध्यान रखना है, और एक यहाँ पे बनाना है 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक एक क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलिकॉन के बाहर 4 था और इसने 4 क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो सिलिकॉन का क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा क्लोरीन था, तो क्लोरीन के बाहर 7 है, तीनों ने भी एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ले लिया, यानी कि इस मॉलिक्यूल में हमको एक नया चीज देखने को मिल रहा है, इसमें सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें तो और अच्छी बात है कि सिलिकॉन और क्लोरीन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और में क्या था कि सब में हाइड्रोजन ले रहे थे हम लोग साथ में, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट केवल हीलियम के बराबर हो रहा था, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा था, लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ऑक्टेट का पालन हो रहा था। यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन के साथ साथ क्लोरीन भी ऑक्टेट का पालन कर रहा है। तो ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है, और इसके लिए इसको मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, जो हम लोग परमाणु संरचना चैप्टर में पढ़े हैं। और 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद होने के साथ साथ किस तत्व के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से भी क्लियर होनी चाहिए। तब हम ऑक्टेट रूल के लिए इस कंपाउंड का संरचना लुईस के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग उस मॉलिक्यूल की बात करेंगे जो ऑक्टेट का पालन नहीं करते हैं, यानी सहसंयोजक तो बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ऑक्टेट का पालन नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें से कोई भी कंपाउंड ले लें। जैसे देखिए बेरिलियम क्लोराइड है, तो बेरिलियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है। और इनका अगर हम देखेंगे तो बेरिलियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लेगा और एक उस क्लोरीन से लेगा। तो बेरिलियम के बाहर 2 थे और 2 मिल गए, तो इनका 4 हुआ है। तो बेरिलियम का तो ऑक्टेट का पालन हो नहीं रहा है, क्योंकि 8 होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम पालन नहीं कर रहा है। हाँ, अगर क्लोरीन की बात इसमें कर लें तो इसमें जो क्लोरीन हमारा साइड से है, क्लोरीन का ऑक्टेट जरूर पालन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन के बाहर 7 थे और उसको एक बेरिलियम से मिल गया है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन का पालन है ऑक्टेट रूल में, लेकिन बेरिलियम का पालन नहीं है। दूसरा है BF3, तो ये बोरान है, और बोरान के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु क्रमांक 5 होता है, अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, अंदर की कक्षा में 2, बाहर की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन आप बना दीजिए, और कुछ बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं, वैसे डॉट डॉट करना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखना कि किस तत्व के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से ही हम ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। अब फ्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन हो गया और बोरान के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बोरान देखिए क्या कर रहा है, तीनों फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो बोरान के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन था, तो इनको 3 ही बाहर से मिल रहे हैं, तो कुल कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है बोरान, यानी 3 था और 3 ले लिए हैं,
यानी सहसंयोजक अपना बॉन्ड बना रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये ऑक्टेट का पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ऑक्टेट का पालन तभी होगा जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन दे करके अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अगर कर लेता है तभी इसको माना जाएगा। जब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के बाहर 7 था और इनको 1 मिल गया, तो इनका तो ऑक्टेट हो गया, लेकिन जो मेन टारगेट हमारा बोरान का था, बोरान हमारा जो है पालन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग PCl5 की बात करेंगे। PCl5 में फास्फोरस आपका बीच में होगा और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। बोरबरी के अनुसार करेंगे तो 2, 8, 5 करेंगे तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और क्लोरीन है तो क्लोरीन के बाहर पता हो गया आपको कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। थोड़ा सा रफ कर दिया जाए जिससे कि जगह मिल जाए। और इसके बाद क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन फटाक से बना दीजिए और यहाँ भी 7 बना दीजिए। सबके बाहर 7 बनेगा, मालूम हो गया होगा अच्छे से आप लोगों को। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो क्लोरीन हमारा है, क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोर के बाहर हमारा 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फास्फोरस अगर सभी क्लोरीन से बॉन्ड लेता है तो टोटल इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 इनके थे और 5 इनको मिल जाएंगे, तो 5, 5 कितना हो गया, 10। और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके बाहरी कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसलिए जो है फास्फोरस के बाहर 5 था और इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन लिया 5 क्लोरीन से तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन भी ले लेगा 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है आपका कुल मिला के हो गया, फास्फोरस के बाहर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 था, 5 क्लोरीन से 1 मिल गया और क्लोरीन के पास 7 था तो उसको 1 मिल गया। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम लोग बताते हैं कि PCl5 में ऑक्टेट का पालन नहीं होता है। तो इसका एक कंडीशन और है कि एक कंपाउंड आपको मिलता है PCl3। तो PCl3 में क्या होता है कि फास्फोरस के बाहर 5 होता है और क्लोरीन जब 3 मिलेंगे इनसे तो 3 क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं, तब इनका ऑक्टेट उस कंडीशन में फॉलो कर जाता है। बहुत ध्यान से देखना आप लोग, क्लोरीन के बाहर 7 होता ही है, सबको पता है, क्लियर। और एक ये हो गया और 2 ये 2 ये 2 ये 6 7। अब देखा जाए तो इस वाले PCl3 में जो फास्फोरस है यह ऑक्टेट का पालन कर रहा है, क्योंकि फास्फोरस के बाहर 5 हैं और 3 क्लोरीन से मिल गया, इनके 5 और 3 8 हो गए। लेकिन जब PCl5 हम लोग बना देते हैं तो इनके बाहर टोटल 10 हो जाते हैं, इसलिए ये पालन ऑक्टेट का नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों को बुक में PCl5 की जो संरचना मिलती है वो थोड़ी सी अलग मिलेगी। फास्फोरस में 3 क्लोरीन सहसंयोजक बंध से होंगे, ये वाले जो 3 क्लोरीन है ये सहसंयोजक बंध से होंगे, और जो 2 क्लोरीन होंगे वह अर्ध उप सहसंयोजक बंध से होते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं, यानी 3 सहसंयोजक बंध मिलेंगे और 2 अर्ध उप सहसंयोजक मिलेंगे। एक उप सहसंयोजक जब होता है तो उसको हम लोग फुल एरो से प्रदर्शित करते हैं। फुल एरो मतलब ये होता है पूरा तीर, एरो बना होता है। और अर्ध उप सहसंयोजक का मतलब इस तरीके का बॉन्ड होता है, यानी आधा तीर होगा। तो ये PCl5 की संरचना अगर हम बॉन्ड रूप में दिखाते हैं तो PCl5 की संरचना बंध रूप में कभी भी अगर हम बनाएंगे तो इस चीज को बनाएंगे, ये ध्यान रखना,
3 बंद उप संयोजक के, 3 बंद सहसंयोजक के और 2 बंद अर्ध उप सहसंयोजक के होते हैं। और ये हो गया लुईस संरचना और ये कंडीशन हो गया इस चीज को। तो इस चीज का जो है आप जिक्र बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि PCl5 में 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के और 5 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन से लेकर एक आपको दिखेगा कि ये सभी सहसंयोजक बनते हैं, लेकिन ऑक्टेट का पालन न करने के कारण इसको हम इस रूप में रखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 सहसंयोजक का बंध का मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे एक उप सहसंयोजक में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो एक अर्ध उप सहसंयोजक में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 इनके। तो इस कंडीशन में हम ऑक्टेट को यहाँ पालन कराने की कोशिश करते हैं कि PCl5 पालन करे, लेकिन जब वो PCl3 में होता है तब पालन करता है, लेकिन PCl5 में पालन नहीं करता है। इसलिए हम उसकी संरचना में 3 सहसंयोजक बंध दिखाते हैं और 2 अर्ध उप सहसंयोजक दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए PCl5 में 3 सहसंयोजक बंध, 3 सहसंयोजक बंध, तो उसको ऐसे बनाएंगे और 2 अर्ध उप सहसंयोजक बंध, तो इसको हम लोग जो है ऐसे दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई कंपटीशन में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग ध्यान देंगे जो बहुत डीपली इस चीज को पढ़ते होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या है कि अब एक SF6 का बचा था, तो SF6 का भी आप बना लीजिए। सल्फर के बाहर कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी संरचना आप बना सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन के बाहर 7 ही बनना चाहिए, कभी जल्दी में गलत मत करिएगा। और अब क्या होगा कि सल्फर जो है सबसे हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो स्ट्रक्चर थोड़ा गोला बन जाए, इसलिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक सेंटर पॉइंट में रखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि डायग्राम हमारा अच्छा बने। तो ये देखिए सल्फर के बाहर 6 था और इन्होंने 6 फ्लोरीन से ले लिया, तो जब 6 फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इनके बाहर हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन क्या करेगा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर देगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है SF6 की संरचना बन गई। और ये भी जो है ऑक्टेट का पालन नहीं करते हैं। तो ऑक्टेट का पालन तभी होगा जब तत्व के बाहर कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर हो या इलेक्ट्रॉन देकर हो। तो इसलिए SF6 है, PCl5 है, PCl3 है, BF3 है, ये सब ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्टेट रूल को पढ़ लिए हैं। अब जो है केमिकल बॉन्ड में आपका मेन पॉइंट है कुछ कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से सीख जाएंगे तो भविष्य में जो आपकी मैकेनिज्म होती है या जो बॉन्ड होते हैं या ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, तो इन सब चीजों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए इस चैप्टर में हम आयनिक यौगिक कैसे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, कोवैलेंट यौगिक कैसे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, और उपसंयोजक यौगिक किस नेचर के होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, ये हम 3rd लेक्चर में बताएंगे। लेकिन आज हम आपको ये बता दें कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका लुईस स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। तो जैसे H2
H2O8 हो या H2SO4 हो, तो इनकी संरचना आपको बनाने के लिए बहुत अच्छे से समझना आपको पड़ेगा कि इनके स्ट्रक्चर आपको अगर मालूम होंगे तो इनका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है इसी चैप्टर में आपको थोड़ा सा मिलेगा। और ऑक्सीकरण अपचयन एक आपका स्पेशल चैप्टर भी 11th में है। तो इसमें क्या होगा कि H2H2O8 इसको हम लोग मार्शल एसिड बोलते हैं, इसको हम लोग मार्शल एसिड बोलते हैं। और H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और ये कक्षा 11 में यानी इन सब की संरचना बनाने के लिए 1 या 2 नंबर का पेपर में पूछा भी जाता है। तो कुल मिला के कंपाउंड कोई भी हो उसकी लुईस संरचना आपको बनाना आना ही चाहिए। अब इसमें क्या है, हमको एक बात पे ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 2 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। फिर सल्फर के भी बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको क्या लगेगा कि ये भी 2 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन में डी कक्षक नहीं होता है, तो डी कक्षक नहीं होता है और सल्फर में डी कक्षक होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है यह सेकंड आवर्त का तत्व है, यह जो है सेकंड आवर्त का तत्व है, इसलिए इसमें डी कक्षक नहीं होता है। और जो आपका ये है सल्फर है, ये थर्ड कक्षक यानी थर्ड आवर्त का तत्व होता है, तो इसमें डी कक्षक होता है। तो डी कक्षक के कारण सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन का विस्तार कर देता है। बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, ऑक्सीजन है 8 तो इनका होगा आपका 1s2 और 2s2 और 2p4, यहाँ पे 2d नहीं है तो ये आपके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p में आपके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। और सल्फर के बाहर सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d 0। तो यहाँ पर ये 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 3p4 के आपके 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3d के 5 कक्षक हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन के भी बाहर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दूसरे कोष में है, डी कक्षक नहीं है। सल्फर के बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, डी कक्षक हैं, तीसरे आवर्त के हैं। लेकिन अब कभी कभी आपसे शिक्षक ये पूछता है कि ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन हैं और सल्फर के बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है और सल्फर 2 बॉन्ड से ज्यादा भी बना लेता है, कभी 4 बनाएगा, कभी 6 बनाएगा और कभी 2 बनाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आप साफ साफ बताएंगे कि ऑक्सीजन जो है सेकंड आवर्त का तत्व है, उसमें डी कक्षक नहीं है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा सकते हैं। और सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सल्फर तत्व जो है तीसरे आवर्त का है और उसमें डी कक्षक होता है। तो समय पड़ने पर वो क्या करता है कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो एक्साइटेड करके भेज देता है, तो सल्फर के बाहर कुल 6 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाते, एक यहाँ एक यहाँ एक 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 एक, तो सल्फर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में सक्सेस हो जाते हैं। कंडीशन क्या है आप लोग को मालूम हो गया। क्वेश्चन क्या है, यह है कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है और सल्फर 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड बनाता है। क्यों? तो इसका मेन उत्तर है कि ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का तत्व है, इसमें डी कक्षक नहीं होता है, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन का प्रसार नहीं कर सकता। और सल्फर क्या है, तीसरे आवर्त का तत्व है, इसमें डी कक्षक होता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन का विस्तार कर लेता है। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये पता हो गया कि H2H2O8 में सल्फर के बाहर 6 तो है, ऑक्सीजन के भी बाहर 6 है, लेकिन कौन ज्यादा बॉन्ड बनेगा ये भी पता हो गया। तो
तो एक सल्फर को यहाँ रखेंगे, एक सल्फर को यहाँ रखेंगे, टोटल 8 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इनको देंगे, एक इनको देंगे, एक इनको, एक इनको। 8 ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन है, सबको दे देंगे। अब जब बॉन्ड आप बनाएंगे तो इसका जब लुईस संरचना आप बुक से देखेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। तो ये आपके बुक में लुईस स्ट्रक्चर भी है, आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। अब 2 ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग पराक्सो बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इस पराक्सो बॉन्ड की ज्यादा जानकारी हम लोग ऑक्सीप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। इसकी एक संरचना बुक में आपको मिलेगी कि ये जो आप डबल बॉन्ड दिखाए हैं ये आप लोन पेयर वाला बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। तो कुछ बुक में आपको ये उपसंयोजक बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरीके से मिलते हैं। दोनों चीजें सही है। इसमें भी आपका 2 ऑक्सीजन के बीच में जहां बॉन्ड मिल जाएगा उसी को हम पराक्सो बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आपकी संरचना हो गई। इसकी संरचना बनानी हो तो इसकी संरचना बहुत आसानी से बन जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर हो गया। और कहीं पे ये डबल बॉन्ड मिलेगा, कहीं उपसंयोजक बॉन्ड दिखाया जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने बुक से ढेर सारे स्ट्रक्चर को बनाइए और कंफ्यूजन जो हो तभी आपका दूर होगा जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यौगिक का नेचर कैसा होता है। तब तक के लिए नमस्कार।